आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, नासिर हुसैन जी, आरिफ मसूद जी जो हमारे प्रत्याशी हैं और एमएलए के लिए जो लड़ रहे हैं, प्रवीण सक्सेना जी जिला अध्यक्ष और राजीव सिंह जी, रामकिशन ओझा जी, श्री कुतुबुद्दीन अहमद जी, बीएल सिंह जी, जहीर अहमद जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और अनेक हमारे साथी जो इस मंच पे बैठे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और खासकर यहाँ पर आज के दिन इस चुनावी प्रचार में जो हजारों महिलाएं यहाँ उपस्थित है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो गई है। हमारे माताएं, बहनें, युवा नेता और मीडिया के मेरे दोस्तों, सभी लोग यहाँ उपस्थित है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं मेरे पार्टी की ओर से। भाइयों और बहनों, ये चुनाव ये बड़ा खास चुनाव है और मैं पहली बार इस इलाके में आया हूं हमारे पार्टी के प्रचार के लिए। और जो मध्य प्रदेश आरएसएस और बीजेपी का लेबोरेटरी माना जाता है, हर चीज यहां पर पहले ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद वो उन उसूलों को पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हैं। तो ऐसी इसकी छवि बना के रखी है, लेकिन इस छवि को तोड़ना है, क्योंकि हम भारत जोड़ने वालों में से है और वो लोग भारत तोड़ने वालों में से है। हम सबको जोड़ने वाले हैं, उन्होंने समाज में झगड़ा लगाकर तोड़ने वाले हैं। और हम ये कहेंगे कि जो चौहान साहब, शिवराज चौहान साहब, उन्होंने आज अखबार में मैं देखा उनका बयान, मैं शिवराज हूं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। शिवराज भगवान का नाम तो सभी लोग रख लेते हैं, ऐसे देश में और दुनिया में बहुत से शिवराज हैं, लेकिन जो सभी लोग मानते हैं, वो केदारनाथ जो हमारे राहुल जी गए थे, वो शिवराज को सभी लोग मानते हैं, ना कि शिवराज चौहान को। अपने आप को भी ये लोग अगर भगवान समझते गए तो देश का क्या होगा। एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं शिवराज हूं, ऐसा तो फिर मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है,
मैं भी परमेश्वर का अवतार हूं, शंकर का अवतार हूं, तो ये कहने की बात नहीं है। भाई आपको एक नाम रखा गया है, ठीक है, हर आदमी का एक एक नाम रहता है, उसी नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन जो वायदा करके ये लोग अपने हुकूमत में आए, 18.5 साल में क्या उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है? बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन वो वायदे उन्होंने कभी निभाया नहीं। भोपाल इतना मशहूर सिटी है, इसका पॉपुलेशन दूसरे शहर से कम हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग दिलदार है और सेक्युलर है। सब मिलके रहने की एक यहाँ की तहजीब है, सब एक दूसरे से प्रेम से रहने का यहाँ का वातावरण है। अगर इस वातावरण को कोई खराब कर सकता है, वो बीजेपी और आरएसएस ही खराब कर सकता है। अरे हम पूछ रहे हैं इस सरकार को, भाई देश में महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता। और मोदी साहब तो इसमें माहिर है, उन्होंने हमेशा जीते हैं और कहीं भी गए तो भाषण करते हैं। सिर्फ भाषण करना ही उनका काम है। कभी भी उन्होंने देश में क्या हो रहा है, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं है, कितने महिलाओं आज पौष्टिक आहार खाना पीना उनको नहीं मिलता, बच्चों को नहीं मिलता, इसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ चुनाव 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 चुनाव। कहीं भी जान दो, मणिपुर में झगड़ा हो रहा है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हजारों लोग मर चुके, घर लूट गए, कारें जल गई, घर बर्बाद हो गए, लेकिन उधर कभी नहीं झांके, कभी नहीं गए। लेकिन इलेक्शन प्रचार के लिए भोपाल में आ रहे 4-4 बार, 5-5 बार, तेलंगाना में जा रहे, और हमारे राजस्थान में जा रहे। ये 5 स्टेट में 4 स्टेट घूम रहे हैं, एक स्टेट में तो नहीं गए जो नॉर्थ ईस्ट गए। तो मेरा कहने का मकसद कि सिर्फ इलेक्शन और सत्ता के लिए ही अगर हुकूमत आप करते हो, आपकी कोई जरूरत नहीं डेमोक्रेसी में। अरे डेमोक्रेसी ये सब मिलके चलाने का है, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने का है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने तो नफरत की दुकान खोली, और नफरत करते ही रहते हमेशा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है महंगाई को रोक दो, लेकिन वो रोकते नहीं। अगर हमारी गवर्नमेंट आई, आने वाली जरूर है, हम तो 150 के ऊपर जा रहे हैं।
कितना? 150। 150 के ऊपर जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो महंगाई कंट्रोल करेगी। हमारी गवर्नमेंट आएगी बेरोजगारी खत्म करेगी। इन्होंने तो खूब युवाओं को नौकरी देने को कहा। भाई और बहनों, नौजवानों, मैं हर साल आपको क्या ये 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे भाई अब तो 10 साल हो गए, कम से कम 19 करोड़ नौकरियां तो देना चाहिए। कहाँ है नौकरियां? बात करने का ज्यादा, लेकिन काम कुछ नहीं करे। ना नौकरियां हैं, ना कीमतें कम कर रहे हैं। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। सोनिया गांधी की कृपा, उन्होंने मनरेगा जैसा स्कीम लाया। उन्होंने गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने पीडीएस स्कीम, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, बच्चों के पढ़ाई के लिए एक्ट लाया। ये गरीबों का काम है। आपका एक तो ऐसा काम बताइए, ना देश के लिए लड़े, ना देश के लिए आजादी दिलाए, ना गरीबों का जो तकलीफ है उसको दूर करे। सिर्फ जहां देखो वहां झगड़ा लगाने का। कहीं अगर शांति है, पीस है, वहां अंगार कैसा लगाना वो जानते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हो काड़ी की पेटी को? मैचिस। मैचिस अंग्रेजी बोले तो ये दिया सलाई काड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं। और एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। मोदी साहब, शाह साहब काड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो। और कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की, लोगों को समझाने की बात नहीं की। लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को उचकाने का, लोगों को भड़काव करके काम करने का उन्होंने किया है। लेकिन हम हमेशा, आजादी के बाद भी हमारे गवर्नमेंट हुकूमत की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया, ऐसे व्यक्ति हमेशा ये कहते थे देश एक रहना चाहिए और देश को मजबूत बनाना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया। वो संविधान ऐसा है दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, गरीबों के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए, कोई भी जात के लोग क्यों न हो, सबके लिए वो एक बहुत बड़ा, मैं समझूंगा वो गरीब लोगों के लिए एक महान ग्रंथ है। उसकी पूजा करो, क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, आप लोगों को वोटिंग की पावर नहीं होती थी। अगर आज वोटिंग की पावर मिली है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से मिली है, जवाहरलाल नेहरू जी के वजह से मिली है। अगर यही, अगर खुदा ना खासा क्या बोलते, अगर पहले रहते, अगर पहली हुकूमत इनके हाथ में आती, तो वही पुराने जमाने का जो मनु ने बनाना था कानून, वही कानून चलता था। गरीब लोग गरीब होते थे, उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, घर नहीं मिलता था। लेकिन ये सब मिलने का वायदा
कांग्रेस ने किया था उसको उन्होंने करके भी दिखाया। बड़े बड़े कारखाने बड़े बड़े कारखाने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, भोपाल में बनाया, मध्य प्रदेश में अनेक बने, हैदराबाद में बने, कलकत्ता में बने, बेंगलुरु में बने, हर जगह बड़े बड़े कारखाने बने, लाखों लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन वो कारखानों को बेच के खा रहे और बोल रहे अब आवाज तू इधर आ, तो अदानी ये ले तू एक ले, अंबानी तू एक ले। ऐसे अमीर लोग कितने हैं, उनको एक एक एयरपोर्ट बांट रहे, पोर्ट दे रहे, रास्ते भी दे रहे, पानी भी लोग आजकल पानी भी बेचने का काम उन्होंने ही कर रहे हैं। सब गरीबों के लिए कुछ नहीं। गरीब लोग जो धंधा करते हैं, खासकर माइनॉरिटी के लोग छोटे मोटे धंधे करते हैं, उनके लिए तो सब बंद हो गया। और जो नौकरियां मिलना था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, वो रिजर्वेशन के तहत मिलते थे, लेकिन वो भी ये मोदी साहब बंद कर दिए। क्योंकि अगर सरकारी नौकरियां रहे, रेलवे में रहे, पोस्ट ऑफिस में रहे, बैंकों में रहे, इंश्योरेंस में रहे, तो रिजर्वेशन मिलता है। ये रिजर्वेशन और एक शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले नौकरियां कैसा काटना, वो मोदी साहब देखकर एक एक कारखाना बंद कर रहे, या नहीं तो दूसरों को बेच रहे। ये सही है ही नहीं। 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, लेकिन मोदी साहब वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे? स्कूल में है, डिफेंस में है, रेलवे में है, पुलिस में है, हर जगह नौकरी खाली है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। और ये कई छोटा मोटा एक इवेंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, वो कौन सा कि एक 10,000 5,000 लोगों को नौकरी देके, आज तक मैं देखा, मैं भी 52 साल से एमएलए एमपी मिनिस्टर रहा हूं, मैं कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा जो नौकरियां की चिट्ठी बांट रहा, जैसा ऐसा मैं बांट रहा हूं ये नौकरी। चलो आपको क्लर्क की नौकरी मिली, चलो आप, अरे ये तो डिप्टी सेक्रेटरी एक क्लर्क बांटता है भाई, पोस्ट ऑफिस से जाता है, तेरी नौकरी हो गई वो, लेकिन इन्हों कर रहे हैं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट करना है, करो, 30 लाख भर्ती करो और लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिलने दो। वो आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां कर रहे हैं, लोग डेली वेजेस पे कर रहे हैं। तुम्हारा तो पेट भरा, लेकिन दूसरों के पेट पे लात क्यों मार रहे भाई? और मैं और एक बात कहूंगा, लोग अब चुप बैठने वाले नहीं। कितने दिन चुप बैठेंगे? एक दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 18 साल लोग ये सहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं देखता हूं ये उनकी कॉपी यहां भी हो रही है। जो मोदी करते हैं दिल्ली में और जगह, यहां पर चौहान साहब भी वही कर रहे हैं। वो चौहान साहब क्या कर रहे हैं? शिवराज साहब भी, कोई बुढ़ी दिखी तो माता को ऐसा करते हैं, कोई बच्चा मिला तो ऐसा। भाई 18 साल किधर गए थे? ये बच्चे नहीं मिले क्या आपको? ये कोई बुढ़िया नहीं मिलेगी जिसको आपकी मदद चाहिए था? कोई माँ नहीं मिली क्या आपको? ये सब जो कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 18.5 साल
चुप घर में मजे में बैठे और मैं ये करा मैं वो करा, क्या करे? देश को बर्बाद करे, नोटबंदी करे, बहुत से लोगों की नौकरियां चले गए, जीएसटी लाए, छोटे मोटे व्यापारियों को बंद कर दिए और हर जगह सबको एक रखने का छोड़ दिए, आज उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक होकर मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताओ। हाथ का चिन्ह है, राइट हैंड से हाथ का चिन्ह है और इलेक्शन के दिन जाकर हाथ के बटन पर दबाओ, ना जात ना पात, बटन दबाओ हाथ पर, ये चिन्ह पे दबाओ, तुम्हारे किस्मत बदल जाएंगे। नहीं तो फिर हम गुलामों के जैसे रहना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां तो भोपाल के लोग तो होशियार है, यहाँ का कल्चर अच्छा है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक होकर रहते हैं। जो अमेरिका जैसा देश आजादी मिलने के बाद 200-300 साल के बाद महिलाओं को वोटिंग का पावर मिला, इंग्लैंड को महिलाओं को वोटिंग का पावर 300 साल पहले मिला, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को 50 साल पहले मिला। यानी अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी जब संविधान बनाए उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, गरीब मजदूर सबको दिया। आज आपकी वोट की कीमत उतनी है जितनी टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, फलाना फलाना उसकी भी उतनी ही है। लेकिन इतना पावर तुम्हारे पास है, संविधान बनाने वालों ने यह पावर दिया है। मुंह से सिर्फ जय भीम करने से नहीं होता, जय भीम का ताकत बताना। ताकत जब जय भीम की बताएंगे, ये एक एक करके भाग जाएंगे। दलित, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स, गरीब लोग एक होकर तुम्हारी ताकत की इस्तेमाल करो, वोटिंग। उस वोटिंग की इस्तेमाल आप ठीक ढंग से करो तो देखो फिर सब लोग तुम्हारे पीछे आते और कहेंगे कि देखिए साहब, हमारा ये काम है, वो काम है। गरीब एमएलए बनते ही उसके पास जाएंगे। अगर तुम गरीबों को चुन के नहीं लाएंगे, तब बाकी के लोग तो ये कहेंगे, वहां जाके बैठेंगे, कोई तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। और एक मैं आपको बात कहना चाहता हूं, भाई यहां अगर चौहान साहब, मैं गरीब हूं, बैकवर्ड हूं, बोलते नहीं? बोलते हैं। किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा है, उन्होंने बोलते हैं। मोदी साहब, मैं चाय वाले का बेटा बोलते हैं। फिर ये चाय वाले और किसान का बेटा सुधार रही क्यों नहीं? उन्होंने तो कहा था कि हम किसानों का आमदनी दोपट करेंगे, डबल करेंगे। फिर किसान का बेटा क्यों नहीं चुप बैठा? किसान का बेटा भी चुप बैठा, जो मजदूर का बेटा, जो चाय बनाने वाले लोग नेता, उन्होंने भी चुप बैठे। मैं बोला उनको, साहब आप तो चाय बेचते हूं, मैं ये करता हूं, बहुत गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं। बोले ठीक है, आप तो बैकवर्ड है, गरीब है, लेकिन मैं तो एक दलित कम्युनिटी से आता हूं
आप जो चाय बनाते हैं, बेचते हैं, वो दूसरे लोग कम से कम पीते हैं। मैं अगर चाय बनाता हूं, दुकान लगाता हूं, मेरे दुकान में कोई नहीं आता। तो ये फर्क है समाज में, इसको बदलना होगा, इसके लिए लड़ना होगा। अगर तुम चुप बैठे, ऐसा ही सहन करते बैठे, तो तुम कभी आगे नहीं आने वाले हो। यही लोग फिर रूल करेंगे। हजारों सालों से तुम पे जो जुल्म चल रहा है, वो जुल्म चलते रहेगा। बाबा साहब के कहने पे चलो। बाबा साहब ने क्या कहा? एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, इन्हें पढ़ो, संगठित हो जाओ और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो। लेकिन तुम अन्याय सहते रहे। एक आदमी आके गरीब आदिवासी बच्चे के मुंह में अगर पेशाब करता है, अगर तुम चुप बैठते हो, तो तुमसे कुव्वत नहीं है, ऐसा मैं समझूंगा। और ये बड़े बड़े बात करते हैं, बिठा के उसको बाद में उसका पैर धोना, वो टॉवेल लाना, वो ये सोप से लगाना। पैर मैं नहीं देखा वो पैर पे पानी की नहीं डाल के वो पिए कि क्या, कि जैसा स्वामी जी का करते हैं वो करे क्या, मुझे मालूम नहीं, मैं टीवी में देखा। ऐसे चालबाजी की बातें करते गए तो कुछ होने वाला नहीं। उनके रियल समस्याओं को, सही समस्याओं को आप समझकर वो सुलझाओ। उनको खाना चाहिए, मकान चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाखाना चाहिए। ये अगर आप दिए तो ही उनका उद्धार होगा, सिर्फ उनके पैर धोने से उद्धार नहीं। ऐसा होगा बहुत से लोग, आओ तुम आदिवासी के मुंह में क्या है, अपना आदिवासी के मुंह में तुम अपना यूरिनल करो और हाथ साफ करो, और बाद में हम जो राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अब हमारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 11 वचन है। नहीं, हमारे सुरजेवाला साहब है ना जी, है ना, 11 वचन ही है ना कांग्रेस के। जी सर, 11 वचन है और उसके बाद हमारा कांग्रेस का वचन पत्र आया। अच्छा, हमारे कांग्रेस के 11 वचन है। एक, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीना। अब मेरी माँ, मेरी बहनें ऐसी बैठी है, 1500 का इंतजाम कांग्रेस कर रही है आपके लिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट का आधा बिल, किसानों का कर्ज माफ, क्योंकि यहाँ किसान कम है इसलिए टालियां कम हो रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से हो, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल भी माफ, ओबीसी को आरक्षण हम देंगे, 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिजली देंगे, जातिगत जनगणना का लाभ उठाइए, किसान आंदोलन के मुद्दे में माफ, मुकदमे माफ, और जाति जनगणना ये जरूरी है कि इसलिए जरूरी है कि आपकी हालात क्या है, आपकी मासी हालात क्या है, आप कितने लोग ग्रेजुएट हो, तुम्हारे कम्युनिटी में कितने लोग इनकम टैक्स पेयर्स हो, कितने लोगों के पास खेती है, कितने लोग दुकानदारी करते हैं, यह सब उसमें आता है। किसी को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हम, सबको साथ लेकर
इस देश को बनाने के लिए हम कर रहे हैं और एक होकर देश को मजबूत रखेंगे हम। उनके जैसा झूठ बोलने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो हमेशा कुछ नहीं बने तो भी हमने ये बनाया वो बनाया बोलते ही है। भाइयों, ये चीजें तो हम लोग करने के लिए तैयार है, हम करने के लिए तैयार है। आप वोट देने के लिए तैयार है? अरे बहुत से लोगों में जोश ही नहीं भाई, हाथ उठाइए। देखो, एक काम आएगा और कोई आपके पास आएगा भी, उससे कह दो हमारा वोट तो रिजर्व है, हम इनको आरिफ साहब को हम देंगे, आपके लिए बंद है, ऐसा बोलिए। और ये कार्ड है, गारंटी कार्ड, आप घर घर पहुंचाना चाहिए, डोर टू डोर, क्योंकि अभी एमएलए नहीं बने, पहले बने थे, अभी भी अब एमएलए आगे बढ़, देखो अब चलना है गाड़ी तो काम करना है। तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा बातें न कहते हुए एक आखिरी में शेर पढ़ के मैं अपने बात को खत्म करता हूं। लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपने बेगुनाही के लिए। हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए, कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। सियासत बिक चुकी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने बिक गए। एमएलए बेचने का कारखाना मध्य प्रदेश में खोले, ऐसा सुना मैं। एक 15,000 16,000 करोड़, सॉरी 50 करोड़ 60 करोड़ 10 करोड़, ऐसा जैसे हमारे देहात में जानवरों की बाजार होती है, वहां पर जानवर खरीदने के लिए जब जाते हैं तो बोली चलती है, ये भाई कितना, ये इसको 2,000, इसको 3,000 और 10,000 20,000। ऐसा आज मध्य प्रदेश में हमारे सरकार को किस ढंग से खरीदे, उन्होंने खरीदे 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, ये हालत है। और ये लोग हमको सिखा रहे, यहाँ हम लोग हमको वोट दिए, लेकिन हमसे सत्ता इन्होंने छीन ली। गोवा में हमको वोट दिए, इन्होंने छीन ली। मणिपुर में हमको दिए, इन्होंने छीन ली। कर्नाटक में दिए थे, पहले छीन लिए थे, फिर हम जनता ने फिर हमको वापस किया भारी बहुमत से। हर जगह हमको जनता सपोर्ट करती है, ये लोग रात में आके चोरी करते हैं, हमारे एमएलए को चोरी करके लेके जाते हैं। इसीलिए होशियार रहना चाहिए। आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। सियासत बिक चुकी है अपने ऐसो इसरत के लिए, पकड़ लाते हैं सिर्फ बेगुनाही कार्रवाई के लिए, पकड़ लाते हैं सिर्फ बेगुनाह की कार्रवाई के लिए। तो अब पकड़ लेके इनको आते हैं, उन्होंने तो हमको मजबूर करते हैं, इतना हरासमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हम सह रहे हैं, क्योंकि देश को एक रखना है, मजबूत बनाना है, इसीलिए हम सहन कर रहे हैं। आप तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम टूटना नहीं चाहते, हम मजबूत रखना चाहते हैं। तो भाइयों, इसीलिए मैं
आपको ये कहता हूं कि आप एक होकर, एकजुट होकर हमारे कैंडिडेट को चुन के लाइए और हम पूरी पार्टी इनके साथ है। राहुल गांधी जी इनके साथ है, प्रियंका जी इनके साथ है, हम इनके साथ हैं। यहाँ मंच पर जो बैठे हैं सभी हम इनके साथ हैं और ये आपके साथ है। बस इतनी बातें मैं कहता हूं और कह के मैं सबको मेरा एक दो नारे लगाऊंगा, तुम जरा आवाज देना। आवाज देंगे नहीं? आवाज। जय हिंद, जय भीम, जय हिंद, जय भीम, जय हिंद, जय भीम, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। बस आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। ये पहली बार है मैं इस इलाके में दौरा कर रहा हूं और खासकर आपका दर्शन भी आज के दिन हुआ, जो हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि हम चुनाव में उतरे हैं। जब चुनाव में उतरे हैं तो सिर्फ वोटों के लिए नहीं या किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, हम देश में एकता रखना चाहते हैं और देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चुनाव में उतरे हैं। लेकिन ये धरती तो लड़ाकू की धरती है। ये एरिया में तो आपको मालूम है 1857 में एक महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई और कई वीरों की शहादत धरती है। उन्हें मैं नमन करता हूं, उन सभी लोगों को। ग्वालियर, चंबल संभाग पूरी दुनिया में अपनी खुददारी, आन बान, शान के लिए जाना जाता है और भाजपा सरकार शासित मध्य प्रदेश कई मायने में नंबर 1 है। यहाँ की सरकार कई मायने में नंबर 1 है। कभी रोते हैं, कभी रुलाते हैं और कभी अपनी ही बात रखने के लिए बहुत से ड्रामा भी करते हैं। और शिवराज सरकार की उपलब्धि क्या है, क्या उन्होंने आपको दिया? भ्रष्टाचार में नंबर 1 बीजेपी सरकार, किसानों की घटती आमदनी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों, महिलाओं, एससी, एसटी के खिलाफ अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर 1। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे। जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट के तहत रखा है और एक आदमी, एक पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है। ये डबल इंजन वाले 18 साल से यहां हुकूमत कर रहे हैं और 10 साल से केंद्र में सरकार है। तो यहां के समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाया? ये भाग तो दलितों का, पिछड़ों का और अत्यंत गरीब लोगों का ये एरिया है।
मुझे खुशी हो गई आज कुशवाहा जी ये ज्वाइन हो गए हमारे पार्टी को। हाँ, मदन कुशवाहा ज्वाइन हो गए। सुनिए सुनिए, देखिए ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे। गरीब जैसा इंदिरा गांधी जी के वक्त हर गरीब हमारे साथ था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज धर्म के नाम पर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो तो सबको खत्म कर रहे हैं। धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे हैं और गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं, आंकड़े देख के वो कहने दो। आज आप लोग देखिए, इस देश में 5% लोग उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। इसके बारे में कभी मोदी जी सोचते नहीं और वो हमेशा यहां आके यही कहते हैं, मेरी सूरत देखकर आप मुझे वोट दो। अब आपकी सूरत कितने बार देखना भाई? एमएलए इलेक्शन में भी आपकी सूरत, एमपी इलेक्शन में आपकी सूरत, या महापौर इलेक्शन में आए थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर मौका मिले तो वो भी आते थे, तो आए थे। तो हर यानी एक इलेक्शन नहीं छोड़ते। वो इलेक्शन मशीनरी है, देश को गवर्न करना, गरीबों का गरीबी हटाना और बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, इसके तरफ नहीं है, सिर्फ वोटों के तरफ। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, किसको क्या मिलना, इसके लिए हम लोग जाति जनगणना करेंगे। जनगणना में मालूम होता है कुशवाहा के कितने ग्रेजुएट है, जाट के कितने ग्रेजुएट है, जाटों के कितने ग्रेजुएट है और दूसरे बैकवर्ड क्लास के कितने हैं, सब मिल जाएगा। कितनी जमीन है उनको, कितनी आमदनी है उनकी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनके, ये सब आता है और आबादी मालूम होती है और उस आधार पर हम प्लानिंग बना सकते हैं। वो सब छोड़ के अरे कांग्रेस वालों ने अब जात जात में झगड़ा लगा रहे, बंटवारा कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे। लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा। ये उन्होंने ही कहा, मैं कहा, सुने नहीं आप? नहीं सुने? सुने तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा है। किसको देख रहे? अदानी को देख रहे, अंबानी को देख रहे,
ऐसे कहीं कहीं छुपे हुए जो पैसे वाले लोग हैं अमीर, उन अमीरों के तरफ उनका ध्यान ज्यादा है, गरीबों के तरफ तो वो देखते भी नहीं। जैसा कि राहुल गांधी जी लोगों में मिलते हैं, 4500 किलोमीटर वो खुद पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा की है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी मां तक गले लगा लिया, किसानों को गले लगा लिया, माताओं से पूछा, छोटे मोटे व्यापारी से पूछा, सबसे मिलके उन्होंने भारत जोड़ा यात्रा की। लेकिन मोदी साहब कभी लोगों से मिलते नहीं। अगर उनका दर्शन भी लेना है, जैसा दूरदर्शन, दूर से ही दर्शन देना, नजदीक से नहीं। और ऐसे लोग गरीबों की बात करते हैं। अरे गरीब तो वो है जो दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देता है, और टैक्स देने के बाद ये देश में रोड बनते हैं, पोर्ट बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, सड़क बड़े बड़े बनते हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज उन्होंने जो खोला, मोदी साहब एक एक करके बेच के खा रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? तो बेच रहे, देखिए यहां तक पता लगा आप लोगों को। तो सोचिए मोदी साहब को कैसा नहीं मालूम। मोदी साहब तो सब गरीबों की संपत्ति, देश की संपत्ति, जो हमारे पुरख है, जिन्होंने लड़ा, जिन्होंने देश के लिए कुर्बान किया अपनी जान, ऐसे लोग जो बना के रखे थे, इन्होंने बेच के खा रहे एक 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 एक। और ऊपर से बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने तो ये किया, इस देश के लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया। इसीलिए तो तुम मुख्यमंत्री बने हो, शाह होम मिनिस्टर बना, नहीं तो तुम कहां थे भाई। ये बीजेपी के लोग सभी देश के लोकतंत्र के लिए या देश के आजादी के लिए नहीं लड़े, वो सिर्फ नौकरी ढूंढते रहे, ब्रिटिशर के साथ मिलके रहे। और वो लोग हमको पूछते हैं तुमने क्या किया। अगर हम देश को एक रखने के लिए ये कोशिश नहीं करती तो आज इस देश का चित्र बदल जाता था। इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी। 32 गोलियां उनके छाती पे गिरी, फिर भी उन्होंने कभी इस देश के बारे में पहले बुरा नहीं कहा। आगे राजीव गांधी ने इस देश को एक रखने के लिए तमिलनाडु में एक महिला ने उनको एक माला पहना के ऊपर जा रही थी, और उन्होंने माला पहनकर उस माला को, उस स्त्री को एक सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना गला आगे किया, तो जो उसके कंबर पे मनुष्य बम, यानी एक बम, उन्होंने ह्यूमन बम बोलते ना, वो बंद लेके उन्होंने मानव बम वो बंद के उन्होंने उड़ा दी, और राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। एक एक शरीर का भाग एक एक तरफ गिरा, उसको जोड़ने को वक्त नहीं मिला।
वो मालूम नहीं होता था, फिर भी एक जो छोटी सी कपड़े में बांध के लाए थे। अरे ये है कांग्रेस की कुर्बानी, ये है कांग्रेस की देन। और तुम हमको पूछते हो हमेशा क्या करे, तुम क्या करें? मेरा जिंदाबाद उसी वक्त हो सकता है जब सारे कैंडिडेट को जीत के लाएंगे। कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमको अब आइंदा नहीं पूछना कोई। यहाँ के नेता लोग भी बहुत है ना आपके पास, तो वो नेता लोग तुमको पूछिए आजादी के पहले कहाँ थे, आजादी किसने दिलाई, उसके बाद में क्या करे, वो पूछे तो मालूम होता। सब लोग इस देश को बनाने वाले किसान, गरीब, यही लोग हैं। लेकिन अब ये बीजेपी वालों को महसूस नहीं हो रहा हम क्या किए और कितने घोटाले भाई। मध्य प्रदेश सरकार में इतने घोटाले हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आपको तो मालूम है लेकिन याद दिलाता हूं। जब आप वोट को जाते हैं वोटिंग करने के लिए तो आपको ये मालूम होता, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं। कम से कम मेरे को देखने के बाद तो आपको याद आएगा कि यहाँ क्या हुआ था, हमने क्या याद दिलाया। जब व्यापम घोटाले में युवा खुदकुशी कर रहे थे तब मोदी जी कहाँ थे? व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ, मोदी साहब उस वक्त आपको मध्य प्रदेश याद नहीं आया, ग्वालियर याद नहीं आया, भोपाल याद नहीं आया, कहाँ थे आप? वो उस घोटाले की इंक्वायरी करो, ऐसा हमने पार्लियामेंट में, मैं खुद उस वक्त लोकसभा का मेंबर था और अपोजिशन लीडर भी था, उस वक्त हमने उठाया, हमारे मेंबर्स ने उठाया, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, एजुकेशन मंत्री, कोई भी इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोले। पूरा वो हमेशा ऐसी चीज आते ही पूरा पट्टी लगा लेते, मुंह को खोलते ही नहीं। जब खोलते हैं तो हमको कुछ गालियां देने का रहे तो पट्टी खोलते हैं। कांग्रेस को गालियां देने के लिए, राहुल गांधी को गालियां देने के लिए, सोनिया गांधी को कुछ बोलने के लिए अपनी यहां से बंधी हुई पट्टी निकाल देते हैं। लेकिन जब महाकाल की मूर्तियां भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से टूटी तब मोदी जी कहां थे? ये हुआ नहीं। जब भाजपा सरकार में 18,000 किसानों ने खुदकुशी की, 18 साल में 18,000 किसान सुसाइड कर लिए, तब मोदी जी कहां थे? जब भाजपा नेता हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह पर पेशाब करे, आदिवासी बच्चे के मुंह में जो पेशाब किए, किसी की हुकूमत थी? किसने किया? मोदी साहब इसके बारे में कुछ बोले क्या? परसों इलेक्शन में आए जब बोले नहीं, तो वो बोले कि ठीक है, आपने एक आदिवासी बच्चे के मुंह में एक अपना पेशाब करके आया है, ठीक है बोल के बहुत उन्होंने शाबाशगिरी दी होगी, क्योंकि उसके बारे में बोलते ही नहीं। तो इसका मतलब यही है कि वो ऐसे चीजों पे या गरीबों के तरफ नहीं देखते। और एक बात मैं ये कहूंगा, ये बहुत से घोटाले हैं। ये नर्मदा रेत का घोटाला है, 10,000 करोड़ रुपए। व्यापम घोटाला तो आपको मालूम ही है। बच्चों का जो ये पोशाक और स्कूल ड्रेस, ये सब घोटाले बहुत है। नर्सिंग घोटाला, वो घोटाला, घोटाले ऐसे। हाँ,
आडवाणी सभी के कितने बोल के गिनूं? 1 2 3 ऐसे हैं, 1 2 4 रहे तो गिन सकते। ये पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट ही काली है। मैं कहाँ ढूंढू सफेद कहाँ है बोल के? इसको क्या करना पड़ेगा? कलंक अगर है, कालापन अगर है तो साबुन से धोने से जाता नहीं। सोप लगाकर अगर आप कितना अच्छा सोप भी लाएंगे, उस कलंक को धोने के लिए जो बीजेपी ने किया वो जाएगा नहीं। उस कलंक को जाने के लिए उसको जलाना पड़ता है। वो कालेपन को जलाने के लिए, जैसा कि कोलसा रहता है, क्या बोलते हैं आप कोलसे को? कोल रहता ना, कोलसा, तो उस कोयला, तो अगर आप उसको सफेद करना है समझ के, अगर आप घिसते गए पत्थर पे, कोयला ही निकलता है। सफेद निकलना है तो कोयले को जलाना पड़ता है, उसी वक्त वो सफेद होगा। नहीं तो वो कोयला घिसते गए, रिपेयर करते गए, नहीं होने वाला है। वैसा बीजेपी को निकालना है तो पूरा इसी तरह से निकालना है। और सच और सफेद हुकूमत लाना है तो कांग्रेस को वोट देकर लाना है। बस उन्होंने बहुत कुछ किया। कभी रोते हैं बाप बेचारे चौहान साहब, कभी कोई बूढ़ी माता को लेकर वो भी दर्शाते हैं, क्योंकि मैं भी सबका ऐसे महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। किसी बच्चे को उठाते हैं, वो दिखा, ये सब पिक्चर्स है, एडवर्टाइजमेंट, ये बाकी कुछ भी नहीं। अगर उतना बच्चों पे प्यार है तो यहाँ पौष्टिक आहार की कमी नहीं होती, बच्चे कमजोर नहीं होते, माताएं कमजोर नहीं होती। ये सब नाटक बंद करो, जनता के लिए हम काम करना है, काम करते रहेंगे। और इसके बाद और एक उनका बहुत बड़ा नाटक है बीजेपी का। ये देखिए, मोदी जी खुद बहुत बार रोए भी है, बहुत बार पिछड़ों के लिए उन्होंने बात भी की है, लेकिन उन्होंने कभी उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। और बार बार यही कहते हैं कि मैं गरीब हूं, गरीब का बेटा, मुझे आगे बढ़ाओ। और वही बात चौहान साहब भी करते हैं। अब दोनों में कंपटीशन ज्यादा है, कौन बैकवर्ड है ज्यादा? क्या मोदी जी है, क्या चौहान जी है? क्योंकि दोनों बोल रहे मैं बैकवर्ड, मैं बैकवर्ड, तो दोनों ने कुछ नहीं किया। तो भाइयों, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। और जो आज 18,000 किसान जो मर गए और जिनके लिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, और अग्निवीर यहाँ की बहुत से, आपको मालूम है, बहुत से नौजवान फौज में जाते हैं इस एरिया में, उसमें से कम जो लोग हैं ये अग्निवीर योजना में जाने वाले, उनको ना पेंशन है, ना नौकरी है, ना वो रिटायरमेंट होने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं। और उन्होंने ये कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कितने नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां हर साल। 15 लाख देने की बात की। आपके पास मिला होगा ग्वालियर में। नहीं क्यों बोलते भाई? यहाँ का तो उस वक्त भी राजा था, यहाँ भी राजा है अभी भी, तो आपको मिला होगा। नहीं मिला। नहीं, आज झूठ बोल रहे हैं आप।
या मोदी झूठ बोलना या आप झूठ बोलना, क्योंकि मोदी बोलता मैं दिया हूं और आप बोल रहे हैं मुझे मिला नहीं, तो आप दोनों में कोई ना कोई झूठ है। तो आखिरी में मोदी झूठ है। 15 लाख भी नहीं दिया, वो भी नहीं, और किसानों की आमदनी डबल करने के बोले, दुप्पट, ये भी हुआ, वो भी नहीं, वो भी झूठ। तो मोदी झूठ है क्या लोग झूठ है? मोदी। तो मोदी को वोट देना। जो फिर क्यों लोग चौहान को, मोदी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते हैं? जो आदमी झूठ बोलता है, जो सरकार झूठ बोलती है, उसके लिए आप वोट देना चाहिए। तो इसीलिए सब महिलाएं हाथ उठा के बोलिए, ये है हुई बात। इंदिरा गांधी के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सोनिया गांधी जी के लोग यहाँ बैठे हैं, और हम आपके ही शिष्य हैं, क्योंकि हमारी नेता इंदिरा गांधी थी, अब सोनिया गांधी जी है, और ये लोग गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं। ये बाकी के लोग, ये हाथी के जैसा, हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं, खाने के एक होते हैं, वैसा ही ये बीजेपी है, दिखाने का एक, खाने का एक। और ये भी हमको सोचना है कि ये जो हमारे महान नेता लोग यहाँ आकर कहते हैं कि हम वो देंगे, ये देंगे, लेकिन हमारा एक मैनिफेस्टो भी निकला है, हम क्या देने वाले हैं वो पूरा आपको उसका लिस्ट बना के हमने दिया है। हाँ, देखो, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह, हमारे माताओं को प्रति माह 1,500 रुपए मंजूर है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री मंजूर है, 200 यूनिट का हाफ, मंजूर है, किसान का कर्ज माफ, मंजूर है, कर्मचारियों के लिए आई पुरानी पेंशन, मंजूर है, सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ, मंजूर है, और 27% ओबीसी का रिजर्वेशन था, वो भी नहीं दिए। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद रिजर्वेशन इसी जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई की बिजली, जातिगत जनगणना का मैंने पहले ही बोला, वो करके रहेंगे, करेंगे, और यहाँ की कांग्रेस की सरकार करेगी। उनको हम कहेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेंगी, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो बनाया, हमने वायदा किया, आपके सामने आके हम कह रहे वो मिलना चाहिए, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी। और जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं और शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटीज जो हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम बड़ा सीरियसली एक्शन लेंगे और ये काम करेंगे, काम करके आपको दिखाएंगे। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के हाथ को वोट देंगे। और आखिरी में एक बात कहूंगा और मेरे भाषण को समाप्त करूंगा। लगा लो जोर तुम चाहे जितना, तानाशाही के लिए लगा लो जोर तुम चाहे जितना, तानाशाही के लिए हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए।
लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। क्योंकि हमारे कांग्रेस के एक कैंडिडेट होता तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट जो रहता है वो दिखता है, और 3 कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, ईडी वो दिखता नहीं लेकिन वो एक कैंडिडेट है, स्टार प्रचारक है। जैसा मोदी प्रचार करते हैं वैसा ईडी भी प्रचार करती है। दूसरा सीबीआई, ये दूसरा है, वो भी हमारे कैंडिडेट के पीछे लगता है, कमजोर करने की बात करता है, वो एक है। फिर एक हमारे सीबीआई, इनकम टैक्स, अरे फिर ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये 5 पांडव है यहाँ के। वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे, ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, कितना भी जुल्म कर लो, कत्ल छुपाने के लिए आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए, आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए, सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए। पकड़ लाते हैं सिर्फ बेगुनाही की कार्रवाई के लिए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं और मैं चाहूंगा कि इनको सबक सिखाना है। और आज जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 7 तारीख, तो 5 तारीख लोगों को पकड़ रहे, कांग्रेस लीडर्स को पकड़ रहे, चीफ मिनिस्टर को पकड़ धमकी दे रहे। तो यही चीज जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, ये धमकाना डराना ये काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसे नौजवान हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, आप कभी डरने वाले नहीं है। मोदी कितने भी डराने दो, कांग्रेस पार्टी के लोग डरेंगे नहीं, वो डरते भी नहीं। तो इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आखिरी में मोदी का बारे में एक बात करता हूं, मैं मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे, सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे, तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे। चौहान का मोदी का वायदे के ऊपर वायदे किए ना, इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे। सजा किए भी अभी तक भुगत रहे हम, सजा किए भी अभी तक भुगत रहे हम, पुरानी भूल भला बार बार कौन करेगा, कांग्रेस को वोट देगा। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहने, आप सबको प्रणाम। और मेरी छोटी मोटी जो हिंदी है, अगर कुछ गलती भी होती है तो सुधार लो, समझ लो। और मैं जो कहना है